हेलो, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2019 सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैसेज दिया है एंड उसके बेसिस पे पूछा है कि व्हाट इज इट्स मेन आइडिया दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस पैसेज। पैसेज को पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बेसिस पे जो भी कंक्लूजन निकल के सामने आता है एक प्रकार का, ठीक है। कंक्लूजन एज अ होल नहीं निकालना है, सिर्फ पहले ऑब्जर्व करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कि अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थियरिस्ट। पहली लाइन जैसे कहती है कि पॉलिटिकल थियरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक हिस्टोरी ऑफ इनजस्टिस सीरियसली, ठीक है। तो ये तो है पर पार्शियली करेक्ट है बिकॉज पूरी की तरीके से ली गई है या नहीं ली गई है उसके ऊपर पूरा डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। सो वैसे ये मेन आइडिया हो सकता है कि नहीं, आगे देखेंगे। फिर हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब ये तो काफी ही एक्सट्रीम हो गया, और ऐसा तो है नहीं कि कुछ कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही गया। फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव देयर रूट्स इन बैड इकोनॉमिक्स। दिस इज पार्शली करेक्ट, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अबाउट एक इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में कोई भी ऐसे बताया नहीं है, कोई टेबुलर एनालिसिस नहीं दिया है, कोई थियरी पब्लिश नहीं की गई है कि एक डाटा देता हो कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ये नहीं होता, डेवलपिंग इकोनॉमी में ये होता है, और एलडीसी में इससे भी बदतर होता है, ठीक है। तो ये तो फिर ये भी मतलब चला जाएगा ऐसे। सो इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। अब पैसेज को पढ़ें तो यहाँ पे देखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल injustice टेक्स्ट नॉट ऑफ ए variety of historical wrongs that continue into the present in some form or the other and tend to resist repair. So repair करने जाते हैं उसको resistance मिलता है। Two reasons might account for resistance to repair. One, not only are the roots of injustice buried deep into history, injustice itself constitutes economic structure of exploitation. So economic structure is also involved, ideologies of discrimination and modes of representation. Two, the category of historical injustice uh, extends across a number of wrongs such as economic deprivation, social discrimination. ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखेंगे और काफी ओवरलैप भी हो रहा है यहाँ पे, जैसे दिया है कि दिस कैटेगरी इज टू कॉम्प्लेक्स। तो ये कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसी की वजह से हो जाता है कि मतलब ये होगा मतलब, ठीक है। सो एंड बट बिकॉज वन और द अदर wrongs जनरली डिस्क्रिमिनेशन टेंड टू एक्वायर पार्शियल ऑटोनॉमी फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये सही हो जाता है। एंड ये वाला जो है ना, अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थियरिस्ट, जो कि पार्शियली करेक्ट है, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी हो सकता है, पर इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है कि पॉलिटिकल थियरिस्ट द्वारा सीरियसली लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। दिस इज अबाउट सॉल्यूशन निकालने का, दैट इज वाई डी विल बी करेक्ट, ठीक है। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज, इसके बेसिस पे एजम्पशंस निकालना है। एंड जब एजम्पशंस हमें निकालना होता है तो हमें फैक्ट्स को नहीं पकड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ लिख दिया कि इंडिया इज नंबर 5th इकोनॉमी, ठीक है, तो वो एजम्पशन नहीं है, वो ऑलरेडी एक फैक्ट है, ठीक है। तो उसको एजम्पशन नहीं मान लेना है, काफी लोग यही करके फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा था। वैसे यहाँ पे रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहीं पे दिया था कि जनरली एक्सटेंड्स अक्रॉस ए नंबर ऑफ wrongs, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों अलग अलग दिए हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को रिइंफोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, या फिर दोनों एक दूसरे का सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये इस पूरे पैसेज में नहीं दिया है, ठीक है। और ना ही ऐसा कोई हम सोच सकते हैं इसको करें। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। अब ये भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी यदि कर दी जाए तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो ये भी, दैट्स व्हाई दे विल बी करेक्ट आंसर है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एजम्पशन यहाँ पे भी पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ एबव पैसेज। सो ए सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। अब इस पूरे पैसेज को पढ़ना तो इसमें मेन फोकस जो है ना वो कल्चर पे है, ठीक है। द फोकस इज ऑल अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट एंड फिलोसॉफिकल, ठीक है। वो स्पिरिचुअल टाइप की नॉलेज की बात की गई है मेनली यहाँ पे, ठीक है। सो ये ना कि ए सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न सोसाइटी, ये फिर वैलिड नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस मेन जो है ना वो कल्चर और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे है,
ठीक है। कल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ थॉट, रिसेप्टिवनेस टू ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स। सो फिलोसफी भी तो एक पार्ट होती है ना मॉडर्न सोसाइटी की। ठीक है, तो इसके लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। विदाउट एक्वायरिंग कल्चर ए पर्सन एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। बिल्कुल, यहाँ पे पहली जो लाइन दी गई है, एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल सो इन दिस रैपिडली चेंजिंग एंड ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। फिर फास्ट फॉरवर्ड, फिर यहाँ पे आते हैं, कल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ थॉट एंड रिसेप्टिवनेस। A merely well-informed man is only a bore on God's earth. What we should aim at is producing men who possess both culture and expert knowledge. The expert knowledge will give them a firm ground to start from, and their culture will lead to them as deep as philosophy. ठीक है, तो यानी कि वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो मेन अर्थ है, ठीक है, इंसान क्यों है, उसकी महत्ता को समझाता है, उसके इम्पोर्टेंस को बताता है, एंड उसको एक वैरी करता है, उसको प्रूव करता है कि ये सही है, मतलब। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, टू विल बी करेक्ट। विदाउट एक्वायरिंग, तो ये है कि कल्चर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, सो एक्सपर्ट नॉलेज के साथ साथ कल्चर भी अनिवार्य है। ठीक, बी विल बी करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी एजम्पशन ही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे पूरे पैसेज को पढ़ना, तो यहाँ पे ना सॉइल इरोजन की बात की गई है, ना फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। तो एक थोड़ा सा मतलब कहीं उसके अराउंड तो जाना चाहिए ना, कि सपोज यही बात कर देता कि देयर इज अ लैक ऑफ फूड। ठीक है, या फिर ये बोल देता कि सॉइल इरोजन आर सम फैक्टर्स, सॉइल इरोजन के ये फैक्टर हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे छोड़ा नहीं है, ट्रैप एंड ऑल, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं निकाले यहाँ पे, सो दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। फिर सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। अब यहाँ पे वापस कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन को बताया गया है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे जैसे देखें कि सॉइल इन विच नियरली ऑल आवर फूड ग्रोथ्स इज अ लिविंग रिसोर्स दैट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म। ये ईयर्स टू फॉर्म पे थोड़ा ध्यान देना है। इट विल वेनिश इन मिनट्स। ठीक है, तो ईच ईयर 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट टू इरोजन। ठीक है, यानी कि इससे हमें एजम्पशन यही निकाल रहा है कि जो टॉप सॉइल है ना, वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो एंड दैट इज उसके वजह से ही जो सॉइल है, वो जो कि काफी क्वांटिटीज में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके उसको ऑर्गेनिक कार्बन में रख के और इसको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने से रोक सकती है, वो नहीं रोक पा रही, बिकॉज 75 बिलियन टन ऑफ फर्टाइल सॉइल चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन हो रहा है और उसके वजह से क्लाइमेट का के ऊपर काफी असर पड़ रहा है। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस विल बी करेक्ट, बिकॉज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। यदि इस जो मिट्टी है, ठीक है, टॉप सॉइल एंड फर्टाइल सॉइल नो, तो यदि हम इसको वैनिश होने से रोक पाए, ठीक है, तो दैट विल इंश्योर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप रहे ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में। ठीक है, और वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। ठीक है, तो यही है कि 3 विल बी करेक्ट। ठीक है, सो बी इज करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज 4। ये यहाँ पे भी एजम्पशन ने पूछा है, इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। यहाँ पे दिया है कि इनइक्वालिटी इज विजिबल, इवन मेजरेबल, बट द इकोनॉमिक पावर एंड दैट ड्राइव्स इट इज इनविजिबल एंड नॉट मेजरेबल। ठीक है, इनइक्वालिटी तो विजिबल है, मेजरेबल भी है, लेकिन जो पैसे, जो इकोनॉमिक पावर है और जो कि इसको बढ़ावा देता है, इसको उसका ड्राइवर है एक, वो मेजरेबल नहीं है, उसको हम नाप नहीं सकते। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इनकम वेल्थ रीइंफोर्सेस पावर। अब यहाँ पे जो दिया है ना, वो इनकम वेल्थ जेंडर रेस रिलीजन। ओके, तो पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी के प्रिंसिपल को ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो दैट विल लीड टू दिस रीइंफोर्सिंग ऑफ पावर। अगेन डिट्टो ही लाइन दी गई है जो पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में बोला था, आई थिंक सेकंड वाले में, कि यदि फैक्ट दिए गए हैं उसको इग्नोर करना है, बिकॉज यदि फैक्ट दिए गए हैं तो उसको एजम्पशन हम कैसे मान सकते हैं। ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो, जाम लगा पड़ा है, ठीक है, ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है,
तो क्या आप ये बोलोगे कि मुझे लगता है ना कि यहाँ पे पूरा रोड पे ट्रैफिक जाम लगेगा? वो तो आपके सामने दिख रहा है। तो जो भी फैक्चुअल चीज है उसको नहीं लेनी है। यहाँ पे फैक्चुअल में दिया रखा है कि दिस विल री पावर। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड्स। पहले लाइन में ही बोला है कि इट इज नॉट मेजरेबल, है ना, एंड इट इज इनविजिबल, तो नाप तो नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए इट्स इफेक्ट्स आर सीन इन परवेसिव मैनर, एक बुरे तरीके से, एक काफी ही मतलब उसका निगेटिव एक्सपेक्ट में देखा जाता है सारे ही स्पेयर्स में। बट द वे इन विच इकोनॉमिक पावर पुल्स एंड टेल्स विजिबल इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन इनविजिबली ऑब्सक्योर। ठीक है, तो यानी कि इससे यही मतलब एक एजम्पशन निकाल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक वाली तो दिखती नहीं है, ठीक है, और उसकी ड्राइव जो कि इनक्वालिटी को बढ़ावा देती है, तो उसके इफेक्ट्स पे ही हम देख सकते हैं। तो एम्पेरिकल मेथड, और इफेक्ट्स कैसे पता चलेंगे? एम्पेरिकल मेथड से। एम्पेरिकल मेथड क्या होता है कि हम फैक्ट निकालते हैं, है ना, हम एक टेबुलर फॉर्म में निकालते हैं कि अच्छा ठीक है, इसका जो इकोनॉमिक पावर है वो इसका ये इसका इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल मेथड्स। एम्पेरिकल मीन्स विद प्रूफ्स एंड ऑल। ठीक है, सो 3 विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट आंसर यहाँ। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस पूछा है, लॉजिकल भी और रैशनल भी। पूरे पैसेज को पढ़ना, तो इसमें देख रहे हैं फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। ठीक है, ये पूरे पैसेज को पढ़ना है। यहाँ पे देख रहा है कि रिसर्चर प्रोजेक्ट दैट बाय 2050 सुटेबल क्रॉपलैंड्स फॉर 4 कमोडिटीज, मेज, पोटैटोज, राइस एंड व्हीट, है ना, मक्का, आलू, चावल और गेहूं, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगा। एंड उसके वजह से फार्मर्स को नए प्लांट, नए क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ फार्मलैंड्स को बेनिफिट हो सकता है इससे, लेकिन बाकियों को नहीं। क्लाइमेट, सिर्फ क्लाइमेट यील्ड्स को नहीं बताता। ठीक है, सिर्फ क्लाइमेट में मेजर नहीं करता कि वो खराब होगा तो यील्ड उसकी अच्छी हो जाएगी या खराब हो जाएगी, या वो अच्छा होगा तो यील्ड उसकी बुरी हो जाएगी नो। बट पॉलिटिकल शिफ्ट्स, ग्लोबल डिमांड एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्म्स फेयर इन द फ्यूचर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल टाइप की कोई भी मॉडर्नाइज तरीके से, जो कि नए नए एस्पेक्ट में हम इजाद कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल फार्मिंग होगी, जो भी मतलब एक प्रकार का। ठीक है, तो यही है कि मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नए नए प्लान्स उगाने पड़ेंगे, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे। यहाँ पे ये नहीं दिया है कि अ, वो होंगे ही होंगे। ठीक है, वो बोला है कि एडवांटेजियस होंगे, विल बी इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। ठीक है, तो दिस विल बी करेक्ट। क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी। अब यहीं पे दिया है कि क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, तो बी वाला इसे से निगेट हो जाता है। ठीक है, शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड्स विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड दस इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पे बोला है कि हमें नए प्लांट पे नए क्रॉप्स उगाने हैं। यहाँ पे इन्हें बोला है कि नए नए हमें एरिया ढूंढना है, फिर एरिया अंडर कल्टिवेशन को बढ़ाना है नो। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन द फ्यूचर। एक ही बात की गई है, दैट इज जस्ट दिस पैसेज जस्ट टॉक्स अबाउट कोरिलेशन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे दूसरे दूसरे इकोनॉमी की बात नहीं की गई है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज ही एक फैक्टर है, ये नहीं बताया गया। ठीक है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ए बैक स्विंग, इसमें पूछा है मोस्ट लॉजिकल, साइंटिफिक एंड रैशनल इन्फरेंस, यानी कि साइंटिफिक भी होना चाहिए, नॉट जस्ट लॉजिकल एंड रैशनल। ठीक है, लॉजिकल मतलब बताया था कि लॉजिक से, एक लॉजिक के थ्रू जा सको, कि सपोज मैंने बोला कि यू आर ऑन माई वेस्ट, तो आप बोल सको कि यू आर ऑन माई ईस्ट। ठीक है, इसको लॉजिक बोलते हैं कि एक प्रकार का मतलब अलग से, या फिर 2 4 8 वाला जो आता है ना सिस्टम की, दो के बाद दो में दो ऐड कर दिया तो 4 आता है, फिर 4 में 4 ऐड कर दिया तो 8 आता है, 8 में 8 ऐड किया तो 16 आता है, तो उसके बाद क्या ऐड करेंगे, तो उसमें 16 ऐड करेंगे, राइट। तो उसको लॉजिक बोलते हैं। एंड रैशनल क्या होता है कि रैशनल इन द सेंस कि पॉजिटिव निगेटिव को आप देख के एंड एक रैशनलिटी पे लाके लेके रख सको, मिडिल ग्राउंड पे, उसका क्या है। एंड अब साइंटिफिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रूवन चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट स्पीसीज हैव
सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें दिया है कि सेम 5 फिंगर्स एज एन orangutan or a human as well as wrist connected to same cluster of wrist bones connected to same long bones of arm। ठीक है, should all be constructed on the same pattern, ये पूछा है, बताया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो साइंटिफिक मतलब क्या कि प्रूव करो। ठीक है, जस्ट डोंट टेल मी द ऑब्जर्वेशन यू हैव गॉट और इन्फ्रेंस दैट यू हैव ब्रॉट आउट, मुझे प्रूफ चाहिए इसका। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस बता दिए हैं एंड उसके बेसिस पे द पैसेज इज एक्सपेक्टिंग अस टू आंसर इट्स क्वेरी कि क्या ये साइंटिफिक है या नहीं, मतलब क्या ये उसी पैटर्न पे लिया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, फिर limbs being used by different species for different kinds of work is an example of biodiversity। अब ये कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी का तो एग्जाम्पल भी नहीं दिया, इनफैक्ट नाम भी नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर मैन एंड अफोर मेंशन्ड एनिमल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंस इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोइंसिडेंस कहाँ से हो गया, यही यही यहाँ पे ना साइंटिफिक वाली बात आएगी कि लॉजिकल तो आप सपोज एक बार बोल भी दोगे, ठीक है, एक बार रैशनैलिटी पे भी बोल सकते हो कि हाँ कोइंसिडेंस हो सकता है, पर साइंटिफिकली प्रूव कैसे करोगे इसको। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बचा यही, तो इसको आंसर मार दो या फिर देख लेते हैं। मैन एंड द अफोर्सेड एनिमल्स हैव अ शेयर्ड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब शेयर करेंगे तभी तो प्रॉपर्टीज मिल रही है ना, तो यही है कि दिस विल बी करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ये भी दिया है कि व्हाट कैन बी मोर क्यूरियस देन दैट द हैंड ऑफ ए मैन फॉर्म फॉर ग्रास्पिंग एंड दैट ऑफ अ मोर फॉर डिगिंग, द लेग ऑफ द हॉर्स, द पैडल ऑफ द porpoise एंड द विंग ऑफ द बैट्स should all be constructed on the same pattern। ठीक है, फर्स्ट वाले में दिया है कि बट बैट हैज द सेम 5 फिंगर्स एज एन orangutan or a human as well as wrist connected to the same cluster of wrist bones connected to the same long bones of the arm। तो ये सारी चीजें यही बोलते हैं कि एक इवोल्यूशन हो चुका होगा, है ना, कि मतलब एक ही पर्टिकुलर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्शन हुआ होगा इवोल्यूशन का। दिस विल बी करेक्ट है। फिर 7th पैसेज, ये थोड़ा भारी सा पैसेज है, इसमें एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज नॉट फैक्ट बेस्ड। पहले फैक्ट को निकाल दो इसमें। पहला है ग्लोबल वार्मिंग हैज अ बियरिंग ऑन द प्लैनेट्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लेट्स सी, अराउंड 56 मिलियन ईयर्स अगो द अटलांटिक ओशन हैड नॉट फुल्ली ओपन। पहले पूरी तरीके से खुला नहीं गया था, और एनिमल्स जो कि इंक्लूड करते थे हमारे प्राइमेट एंसेस्टर्स को, वो एशिया से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ग्रीनलैंड होते हुए पैदल ही चले जाते थे। ठीक है, सो अर्थ वॉज वार्मर देन इट वॉज टुडे, बट एज द पैलोसिन एपोक गेव वे टू इकोशिन इट वॉज अबाउट टू गेट मच वार्मर स्टिल। तो थोड़ा गर्म होने लगा रैपिडली, मतलब जल्दी में, और रेडिकली मतलब काफी तेज स्पीड में। ठीक है, द रेट स्पीड इंक्रीज्ड। ओके, फिर द कॉज वॉज अ मैसिव जियोलॉजिकली सडन रिलीज ऑफ कार्बन ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल्ड PETM। The carbon injected into the atmosphere was roughly the amount that would be injected today if humans burned all the Earth's reserves of coal, oil, and natural gas। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हैज a bearing on planet's biological evolution। ये यहां से यदि हम इसको निकाल दें, ठीक है, तो ये एक्सेस रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इट ब्रॉट ड्रॉट्स, फ्लड्स, इंसेक्ट प्लेग्स एंड a few extinctions। ठीक है, तो बियरिंग तो है, तभी तो इतना मतलब अफेक्ट कर चुका है लोगों को, तो दिस विल बी करेक्ट। फिर सेपरेशन ऑफ लैंड मासेस कॉजेज द रिलीज ऑफ ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पे जो दिया है कि द कॉज वाज अ मैसिव जियोलॉजिकली सडन रिलीज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वो फटा इसके वजह से रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, वो रिलीज हुआ इसके वजह से वो फटा। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट वाली बात हो गई यहाँ पे। यहाँ पे बोला है कि जो कॉज है वो इफेक्ट बता दिया और इफेक्ट कॉज बता दिया। ठीक है, रिवर्स कर दिया इसको, तो 2 विल बी इनकरेक्ट। फिर इंक्रीज वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स फ्लोरा एंड फौना। यही तो दिया है यहाँ पे कि काफी चीजों को इसने ड्रास्टिकली अलग कर दिया, है ना, एंड काफी फ्लड्स लाए, इंसेक्ट प्लेग्स लाए, एक्सटेंशंस लाए, तो फौना एंड फ्लोरा में चेंज तो लाएगा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, ह्यूमंस एंड ऑल। तो एनिमल्स तो ड्रॉ इससे जाएंगे मेनली, है ना,
एंड प्लांट्स इससे जाएंगे इंसेक्ट्स, प्लेग्स एंड फ्यू एक्सटिंक्शंस। तो दोनों ही दोनों जा रहे हैं, तो दिस विल बी करेक्ट। फिर यहाँ पे द प्रेजेंट मैन मेड ग्लोबल वार्मिंग विल फाइनली लीड टू कंडीशन सिमिलर टू दोज विच हैपेंड 50-60 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें एक कंडीशन बताया कि 56 मिलियन साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भविष्यवाणी नहीं की गई है, यहाँ पे इट हैज नॉट बीन टोल्ड टू यू दैट आगे वापस से आएगा, है ना, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, ये ऐसा कुछ सीन नहीं दिया यहाँ पे। ठीक है, ना ही कुछ इसकी बियरिंग है, तो दिस विल बी इनकरेक्ट। सो 1 and 3 विल बी आंसर। फिर 8 हो गया हमारे। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें दिया है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर while writing the integers from 1 to 1000। 1 से 1000 बार लिखने में कितनी बार पांच बार बार अपीयर होगा। तो एक तो पहले बेसिक सेंस हम लगा देते हैं कि 1 से 1000 के बीच में ना 5 कितनी बार रिपीट होगा। तो यूनिट प्लेस वाला पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से, फिर 10th पे जाएंगे, फिर 100 पे जाएंगे, और फिर 1000 वाला ये ले लेंगे। ठीक है, तो चलो ऐसे। तो 5 विल गेट रिपीटेड आफ्टर ईच मल्टीपल ऑफ 10। ये मत कहना कि 5 विल गेट रिपीटेड आफ्टर ईच मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि 5 के बाद 10 आता है, उसमें 5 जो है ना वो यूनिट पे भी नहीं दिखती, 10th पे भी नहीं दिखती। फॉरगेट अबाउट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 5 के बाद 15 आता है, 15 25, तभी यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 20 में कहीं 5 नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 10 से डिवाइड कर देंगे फिर। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 100 आएगा, यानी कि 100 टाइम्स ये 5 हमें बार बार मिलेगा। कहाँ तक? 1000 तक जाते जाते वो 995 तक। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे मिलेगा। ठीक है, अब जो 10th पोजिशन पे है, यहाँ पे वहां पे कैसे दिखेगा? 50 to 59 के बीच में मिलेगा। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ऐसे ही करके 150 में मिलेगा, 250 में मिलेगा, 350, 450, ऐसे करते करते 950 तक जाएगा। ठीक है, सब में ये 5 रिपीट होगा। ओके, अब यहाँ पे कोई ये मत कहना कि 55 में 2 बार आएगा, 55 में 1 बार ही आएगा, बिकॉज हमने एक बार जो आना था इंडिविजुअल फर्स्ट प्लेस पे उसको हमने पहले ही काउंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 10th प्लेस को काउंट कर रहे हैं। डेट इज वाई यहाँ पे 10 बार होगा, यहाँ पे 10 10 ऐसे करके, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे करके 10 × 10 यानी कि 100 बार रिपीट होगा। और ठीक है, तो 100 ऑलरेडी हुआ था और 100 बार और रिपीट हो रहा है। फिर अब 100 प्लेस पे देखिए। अच्छा, सबको पता है 500 से लेके 599 के बीच में जो थर्ड पोजीशन होता है, 100th पोजीशन, उसमें 5 रहेगा। 5 की तो पोजीशन फिक्स रहेगी। अब यहाँ पे 01 बदले, और 23 बदले, या 79 बदले, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। पहला जो पोजीशन है थर्ड वाला, इसमें 5 रहेगा, फ्रॉम 500 टू 599, नॉट फ्रॉम 501 टू 600, फ्रॉम 500 टू 599। ये भी 100 नंबर्स हुए, है ना, तो टोटल कितने हुए? 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, यानी कि 300 नंबर। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नंबर लगाने लगते हैं कि अच्छा कितनी बार रिपीट हुआ। अब 300 नंबर्स लिखने जाएंगे, कहाँ ही टाइम मिलेगा। ठीक है, सो सी विल बी करेक्ट आंसर यार। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अ सॉलिड क्यूब, है ना, एक सॉलिड क्यूब है यहाँ पे बना रखा है, ये ब्लू है। ये सपोज यहाँ पे मैं एक ब्लू है, येलो है एंड ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लू है सपोज, ठीक है, एक ब्लू है ना, एक येलो है, मानो ये येलो हो गया। ठीक है, एंड एक ब्लैक है। ठीक है, तो यानी कि एक ब्लैक हो गया। ओके, अब ये पूछा है सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर, है ना, यानी कि इसका जो अपोजिट फेस है ये वाला, ये ब्लैक ही होगा, ये भी ब्लू, ये ब्लू है तो नीचे वाला भी ब्लू होगा, और ये येलो है तो इसके पीछे वाला भी ब्लू येलो होगा। ठीक है, तो ये ऐसा दे दिया। अब वो बोला है कि द क्यूब इज देन कट इनटू 36 पीसेस, तो अलग अलग साइजेस के। ठीक है, तो 32 क्यूब जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और 4 क्यूब जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 32 ऐसे काट देंगे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ना 4 ऐसे
बना देंगे क्यूब्स, ठीक है। ऐसे 4 क्यूब्स बना देंगे। तो नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। हम ऊपर वाला जो फेस है उसका ब्लू पेंट नहीं किया गया है, किसी भी फेस का। यानी कि ये जो 4 हैं क्यूब्स, वो अंदर है, ठीक है। अंदर रहेंगे तभी तो, बिकॉज नहीं तो फिर तो ये यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है ऊपर, ठीक है, तो नीचे भी ब्लू दिखेगा कहीं ना कहीं से। तो और इस साइड तो है नहीं, ठीक है, तो अंदर ही कहीं होगा 4 ऐसे, है ना, 2 इधर और 2 इधर। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। अब ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, ये पूरा जो क्यूब्स आ गए, तो इसको हम समझेंगे कि सपोज लेट ईच साइड ऑफ द ओरिजिनल क्यूब विथ 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 12 नहीं, 1 यूनिट, ओके। आफ्टर कंसिडरिंग द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी मतलब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, 36 क्यूब्स को काट दिया जाता है 32 क्यूब छोटे में और 4 क्यूब्स बड़े में। तो जो 32 स्मॉल क्यूब्स होंगे उनके 3 यूनिट्स होंगे, और जो 16 क्यूब्स होंगे वो 1 सेंटीमीटर ईच होंगे, ब्लू कलर होते हुए, ठीक है। 16 क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, 16 क्यूब्स को ऐसे ये वाला ना, 16 16 16 16, और इधर भी 16 16 16 16 कटेंगे, तो 12 काटेंगे, इधर भी 12 काटेंगे, यही 4 बचेगा, ठीक है। तो 1 1 सेंटीमीटर के ये और फिर बाकी के ये, ठीक है। देन फ्रॉम फ्रॉम बोथ द साइड्स हैविंग ब्लू कलर, यानी कि ये वाला ऊपर, ये इनफैक्ट एक्चुअली एज पर फिगर ना, ये ब्लू कलर नीचे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेना एंड इसको यहाँ पे कर लेना, मतलब ऊपर कर लेना, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लू कलर पे है दोनों साइड पे, तो दोनों साइड पे ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो वी गेट 16 + 16 यानी कि 32, अभी बताया यहाँ पे 16 इधर काटा, 16 इधर काटा करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, है ना। सो एक क्यूबॉइड फॉर्म होगा। क्यूबॉइड क्या होता है, इरेगुलर साइज के होते हैं, मे बी तीनों के तीनों सेम साइज के तो नहीं होंगे, बिकॉज वो क्यूब हो जाएगा। क्यूबॉइड्स में दो अलग साइजेस के हो सकते हैं, है ना, अलग अलग तीनों भी हो सकते हैं। तो वो 2 × 4 × 4, ये एक थियरी है, पर्सपेक्टिव है इसका, काफी मतलब डिटेल में जाना पड़ेगा। सो दिस कैन बी कट इनटू 4 क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। इसको 1 1 सेंटीमीटर काटा, ठीक है, एंड इसको फिर 2 2 सेंटीमीटर में काटेंगे। कुछ तो बड़ा होना चाहिए ना, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 क्यूब्स आर बिगर, ठीक है। तो हम ऐसे ही 2 सेंटीमीटर ईच ले रहे हैं, ठीक है, विथ ब्लैक एंड येलो फेसेस। तो यानी कि ये येलो है, ये येलो है और ये ब्लैक है। ब्लैक यहाँ पे है बिकॉज हमने अभी बोला कि इंटरचेंज करते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस कैन अगेन बी कट इनटू 4 क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच, यही वाला, है ना, with black and yellow. Now the cubes that have only one face painted will be 4 + 4 = 8, ठीक है। ये कैसे, ये ऐसे क्योंकि ये जो साइड वाले रहेंगे, है ना, साइड वाले ये बचेंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड, तो ये ऊपर वाले नहीं बचेंगे, बिकॉज ये तो ऊपर, ये भी ये होगा ना, है ना, एंड ये भी दिखेगा, ये यहाँ पे जो है। तो जो अंदर वाले रहेंगे 4 4 4 4 ऐसे करके, ठीक है, 4 फेस इसके, और दो दो फेस इसके और 4 फेस इसके, ऐसे करके। तो टोटली 8 जो फेस होंगे वो वन फेस पेंटेड पे होंगे। इसका फॉर्मूला आता है वैसे, वो यहाँ पे हम नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई डाटा ही नहीं दिया है कि ओके देयर आर n नंबर ऑफ साइड्स विद 2 फेस पेंटेड, n नंबर ऑफ साइड्स विद 3 फेस पेंटेड, तो ये सब नहीं दिया है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ थियरी पे चल पाएगा जो भी चल रहा है। फिर सो यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट। ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, टू एंड हैवी स्टील ब्लॉक सपोज ले लिया, ठीक है। एंड इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेस बाय 60%, तो यानी कि 60% का रहेगा तभी तो, ये इसके ऊपर जाता है तो 160% हो जाता है, ठीक है।
तो हाउ मच वेट विल रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये रिवर्स वाला है कि एक से सपोज मैं 1.6 पे गया, ठीक है, तो 1.6 से मेरे को 1 पे माइनस आने में कितना मतलब परसेंटेज का उसको कम करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि सपोज इसको मैंने मान लिया कि ए जो है ना वो 100 kg का है, 100% क्यों मानूं मैं, 100 kg मान लेता हूँ, अपना सॉल्यूशन अच्छा होगा। फिर 60% इंक्रीज होगा यदि बी ए के ऊपर जा रहा है, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 100 + 60 विल बी इक्वल टू 160। तो कितने से रिड्यूस करना है, 60% से। क्यों 60 kg से, क्यों, क्योंकि बी को जब हम रिमूव कर रहे हैं तो अब वापस उसका कितना चेंज आएगा वो देखना है। तो डेट इज वाई वो 60 किलो से रिड्यूस कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज क्या आएगा, जो भी एडजस्टमेंट है उससे फाइनल को अपॉन इनिशियल को, ठीक है, इनिशियल को अपॉन फाइनल को, ठीक है। अरे फाइनल को अपॉन इनिशियल को, बिकॉज जब 160 फाइनल हो गया ना, पहले जो इनिशियल था वो 100 था, अब वो 160 गया, लेकिन इसके लिए हम 160 फाइनल हुआ, 160 इनिशियल हुआ और ये 100 फाइनल हुआ, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा इंटू 100 अपॉन 160। अब हम इसको 3 इंटू 100/8 ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये 60 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड फिर ये जो होगा वो 3 हो जाएगा और ये जो होगा वो 8 हो जाएगा, तो 3 इंटू 100/8 यानी कि 300/8। तो यानी कि इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 150/4 आता है, इसको 2 से डिवाइड करें तो 75/2, 75/2 और कुछ नहीं है, 37.5 है, ठीक है। तो 37.5% विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रंस, 3 बच्चे हैं मिस्टर एक्स के, मास्टर एक्स के, ठीक है। सो द बर्थडेज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th Monday of April, that of second one falls in 5th Thursday of November, on which day is the birthday of his third child which falls on 20th December। कहने का मतलब है सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इससे हमें अभी तो कोई मतलब नहीं है इस पूरे इसमें, ठीक है, हमें सिर्फ इसको इससे मतलब है क्योंकि ये 5th थर्सडे तो दे दिया है कि नवंबर में पड़ता है, ठीक है। तो 5th थर्सडे जो है, ठीक है, सो यहाँ पे नवंबर में कितने दिन होते हैं, टोटली 30 डेज होते हैं। हर वीक में, हर सप्ताह में, वीक की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है, WEE के। सो वीक, हर वीक में 7-7 दिन होते हैं, तो 30 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आता है, 7 × 4 28 + 2, तो यानी कि 2 बैलेंस डेज बनते हैं, इसको ही ऑड डेज बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो सो थर्सडे में थर्सडे या तो 29 को पड़ेगा या फिर 30 को पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 29 और 30 दोनों को क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेट नहीं दिया है यहाँ पे। यहाँ पे भी इसने ये बोला था कि 5th Monday of April, यहाँ पे भी बोला है 5th Thursday of November, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी डेट्स, तो हम तो बोल ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो और 5वां मंडे बोला है, तो यानी कि 5वां थर्सडे बोला है, यानी कि 4 थर्सडे गए हैं, तो उसीलिए हमें 28 हमने माइनस करा है। तो ये 2 दिनों में थर्सडे आएंगे, तो या तो 29th को हो सकता है या 30th को थर्सडे हो सकता है। तो यदि थर्सडे 29th को होगा तो 20 दिसंबर कब होगा, 29 30 और +20 कितना होता है, 22, ठीक है। तो 22 यानी कि 21 प्लस, ठीक है, उस डेज को इंक्लूडिंग कर देंगे तो थर्सडे यदि 29 को है तो 20 दिसंबर भी थर्सडे होगा, ठीक है, जोड़ लो, 29 को थर्सडे है, फिर 30 को 31, अरे 29 30 फिर 1 1 दिसंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को थर्सडे, फिर 5 और 7, ठीक है, 12, ऐसे करके हम जाएंगे। तो 20th को पड़ रहा है, ठीक है, थर्सडे, फिर और यदि 30th को पड़ा थर्सडे, ठीक है, तो 20 दिसंबर वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन ही एक्स्ट्रा हो रहा है, 21 दिन नहीं हो रहा है, ताकि रिपीट हो सके, ठीक है। सो और यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे 2 ऑप्शन में, मतलब 2 सॉल्यूशन आ रहा है, पर यदि हम सॉल्यूशन को देखें तो वो सिर्फ यहाँ पे मंडे थर्सडे सैटरडे संडे
बात की गई है, यहाँ पे वेडनेसडे की कोई बात नहीं की गई है। तो यानी कि क्या, थर्सडे हमारा जो पहला वाला केस था। तो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा वेन डायग्राम का है। सम कैट्स आर सम रैट्स आर कैट्स, सपोज ये रैट्स है एंड ये कैट्स है, तो सम रैट्स आर कैट्स यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है। सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम कैट्स आर डॉग्स यानी कि ये वाला एरिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ही यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ये रैट का नहीं दिया है, रैट एंड डॉग्स का नहीं दिया है कुछ, ठीक है। यहाँ पे बस ये बोला है कि रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स एंड कैट्स एंड सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, नो डॉग इज अ काउ, यानी कि नो डॉग इज अ काउ, काउ को बाहर रखेंगे इससे, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, नो काउ इज अ कैट। अब क्या पता हो भी, है ना, वो दिया तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे नो डॉग की बात की गई है। यहाँ पे यदि बोलता है नो डॉग इज अ कैट, तो फिर हम देखते हैं एक बार, नो डॉग इज अ काउ तो हम देखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे नो काउ इज अ कैट, क्या पता है यहाँ पे काउ हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना हो, ये वाला नहीं, ये इसको मत लेना, ठीक है। क्या पता है सिर्फ ये यहाँ पे काउ हो, है ना। तो डेट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। अब पहला इनकरेक्ट हुआ तो ए एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, फिर नो डॉग इज अ रैट। अब क्या पता, ये सिर्फ यहाँ पे कैट की बात की गई थी डॉग से, क्या पता ये जो है ना वो मिला हुआ हो ऐसे, है ना, ये ऐसे मिला हुआ हो, तो नहीं कह सकते ना कुछ। तो डेट इज वाई ये भी गया। फिर सम कैट्स आर रैट्स, अब सम रैट्स आर कैट्स, तो सम कैट्स आर और विल बी रैट्स, तो ये तो सही है, मतलब है ना, लॉजिकल एक सेंस तो बनता है। तो दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर ये वाला जो है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed from a set of four parallel lines intersecting another set of four parallel lines, यानी कि चार चार नंबर्स दिए गए हैं एंड इससे हमें पैरेललोग्राम फाइंड करना है। अरेंजमेंट क्या होगा फिर, 4c2 into 4c2 कॉम्बिनेशन पूछा है, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कितने बन पाएंगे, है ना, ऑप्शंस नहीं पूछा है, कितने पॉसिबल फैक्टर्स नहीं पूछा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन पूछा है, ठीक है। और 4c2 क्यों, टू क्यों यहाँ पे, फोर तो चलो ठीक है नंबर मान लिया, टू क्यों, दैट इज बिकॉज इंटरसेक्ट करने के लिए दो लाइंस तो चाहिए ना, ये ऐसे करके ये तो करना पड़ेगा, दो लाइंस तो चाहिए एटलीस्ट इंटरसेक्ट करने के लिए, खास करके पैरेललोग्राम पूछा है इंटरसेक्शन का, तो दो लाइंस तो चाहिए, है ना। सपोज इसी को चाहिए, एक लाइन से थोड़ी इंटरसेक्शन होगा, तो दैट इज वाई टू विल ऑल्सो कम, ठीक है। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 से 2 का निकालो, है ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल, जो कि क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर इसको मल्टीप्लाई वाला भी ये इसका दूसरी बार भी करेंगे, ठीक है, ये वाला सीन, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल मत कर देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का क्या होता है, उसके नीचे के जितने भी नंबर है उसके मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 2 फैक्टोरियल इन द सेंस 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे 4 × 3 × 2 करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 × 2 करेंगे, बिकॉज 2 × 2 × 1 × 1, तो 1 को निगेट कर देते हैं, वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, टू टू कैंसिल होगा, एंड ये जो 2 है वो यहाँ पे 4 को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन वो होगा नहीं, तो 2 विल बी द 2 से डिवाइड होगा, क्वोशिएंट होगा इसका, तो 2 × 3 = 6, और ये दोबारा भी है ना, दो 4 से 2 था, तो 6 × 6 मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं कर देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है पैरेललोग्राम्स के इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो 6 × 6 हो जाएगा, यानी कि 36, तो 36 विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें सपोज एक रोल नंबर तो दिया जाता है ना, वही मान लो यहाँ पे,
कि एक स्टूडेंट फुटबॉल प्लेयर है तभी जब उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो वो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? 4 से डिविजिबिलिटी का है, ठीक है, कि उसके जो लास्ट के दो वटर लेटर्स होते हैं, जो दो डिजिट्स होते हैं, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। 08 12 16 ऐसे करके, 32 64 ऐसे करके। तो एंड वेयर एज स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 6 से डिवीजन हो, यानी कि 6 36 12 18 समथिंग। तो 1 to 100 असाइन किए जाते हैं। तो कितने लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? अब क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि उनके जो बिल्ले हैं, इनके उनके जो मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है, वो दोनों से मल्टीप्लाई होने चाहिए, वो दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब, ठीक है। यानी कि 4 और 6 का क्या यहाँ पे पूछ रहा है? 4 और 6 का एलसीएम पूछ रहा है। 4 और 6 क्या होता है? 4 = 2 × 2 और 6 क्या होता है? 2 × 3, ठीक है। तो 2 × 3 और यहाँ पे 2 × 2, ओके। तो कॉमन क्या होगा इसमें, मतलब उसको तो एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे 4 करने पे, है ना, और यहाँ पे 6 करने पे, ऐसे करके हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। इसको वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2, फिर 2 और फिर 3, है ना। तो 2 × 2 4, 4 × 3 = 12। तो यानी कि 12 से मतलब जो भी हो ना, वो 12 से डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। तो 12 से क्या क्या डिवीजन है, कहाँ तक लेना है? 100 तक। तो 12 से 100 तक के सारे जो भी डिजिट डिविजिबल होते हैं वो ले लेना है। एंड वही है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यानी कि 12, 12 × 2 = 24, 3 × 36, 4 × 48, 5 × 60, 6 × 72, 7 × 84, फिर 96, ओके। तो ऐसे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 नंबर है, टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों ही खेलते होंगे, ठीक है। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, एक फील्ड है, एक रेस है। यहाँ पे 12 किलोमीटर मार्क जब एक रनर क्रॉस कर रही थी, तो उसको बताया गया कि वो सिर्फ 80% उसने कंप्लीट किया रेस, ठीक है। 80%, ये यहाँ से सपोज भाग रही थी, यहाँ तक पहुंची है। यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन ली कि ये जो रेस है वो सिर्फ 80% कंप्लीट हुई है, 20% और भागना है। तो टोटल कितने मतलब भागने चाहिए उसे, मतलब टोटल किलोमीटर कितने थे उस इवेंट के लिए, ठीक है। तो 12 किलोमीटर 80% है, तो 100% कितना होगा? 100 को डिवाइड कर दो 80 से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने भी किलोमीटर दिए गए, यानी कि 12 × 100/80। तो यानी कि 0 0 कैंसिल आउट कर दो। तो यहाँ पे 12 × 10/8 विल बी इक्वल टू 12 × 5/4, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 × 5 60, 60/4 विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर। अब ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये तो मतलब है ना, 100/80 का क्या है? 5/4। तो 12 5 जा 60, 60/4 15, न्यूमेरल्स मेथड से। तो बी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू हैज 9,000 विद हिम एंड ही वांट्स टू बाय अ, अगर राजू के पास है, सपोज कोई एक इंसान है, राजू है, ठीक है, उसको मोबाइल चाहिए, उसके पास 9,000 है, ठीक है। पर उसको पता चलता है कि उसके पास 75% है जितने मोबाइल चाहिए, मतलब सपोज 10 रुपए का मोबाइल चाहिए, तो उसके पास 7.5 रुपए ही है, ठीक है। तो यानी कि उसको और 25% चाहिए। तो वो ना 2,000 रुपये उधार ले लेता है किससे? अपने दोस्त से। तो अब उसके पास कितने हो गए? 9 to 11,000, 11,000 हो गए, चलो ठीक है। लेकिन ये 75% थे 9,000 वाले, तो 100% कितना होगा? 75% क्या होता है? 3/4, ठीक है। तो इसके जस्ट हम अपोजिट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 100% कितना है। तो 9,000 इंटू 4/3 कर देंगे, तो ये 3 वाला जो है ना वो 3 से कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा। तो 3,000 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 12,000, यानी कि 12,000 का हेडसेट आता है। मोबाइल जब वो 12,000 पे करेगा तभी उसे मिलेगा वो, ठीक है। लेकिन उसने 2,000 रुपये तो जुगाड़ लिए अपने दोस्त से, उसने उधार लेके, फिर भी 11,000 ही हुए, जो कि 12,000 से कितने कम है? 1,000। तो यानी कि इसका क्या कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि उसके पास अभी भी पर्याप्त पैसे नहीं है। राजू स्टिल डजंट हैव इनफ मनी, इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट,
ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मीनू की एज पूछा है और मीरा की एज पूछा है। यहाँ पे ना मीनू की एज पूछा है, मीरा का एज भी बताया, एक गेस वर्क टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे बताया कि 2002 में मीनू की जो एज थी वो 1/3 थी मीरा की एज से, जबकि 2010 में मीनू की जो एज है वो मीरा की एज से आधे थी। तो बताओ मीनू की ईयर ऑफ बर्थ कितनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीनू की एज को 2002 में, ठीक है, 2002 का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, माइनस प्लस करना पड़े तो ये सपोज एम है एंड मीरा की जो एज है वो एन है। ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, यूजुअली हम सीरियल नंबर जो स्टार्टिंग का जो लेटर होता है उसको हम पकड़ते हैं, पर यहाँ पे चूंकि एम एम दोनों है तो एन के बाद एन ले लिया। ठीक है, सो मीनूज एज विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मीराज एज। ठीक है, इन 2010। तो 2002 में m विल बी इक्वल टू n बाई 3, यहाँ पे n मतलब मीरा की एज, एंड इन 2010 m प्लस 8 विल बी इक्वल टू m प्लस 8 अपॉन 2। प्लस 8 क्यों ऐड किया यहाँ पे, 2002 से 2010 के बीच में 8 साल का गैप भी तो है ना, 8 साल दोनों बड़े होंगे तभी ये आया है ना। तो अब दोनों के बीच में ना क्या करेंगे कि इसमें ना ये वाले में हम m इक्वल टू एन अपॉन 3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या मिला, n अपॉन 3 प्लस 8 विल बी इक्वल टू n प्लस 8 अपॉन 2। अब इसको मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 3 से 8 में, इसमें ये वाले में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो कॉमन ही आ जाता है ना। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n/3 और हमें नीचे भी 3 चाहिए। ठीक है, एलसीएम भी ऐसे ही निकल, मतलब जो एडिशन है, फ्रैक्शन एडिशन, वो भी ऐसे ही शॉर्टकट में निकाल लेते लोग। तो 24 हो जाएगा, 8 3 या 24, 24 अपॉन 3 प्लस n अपॉन 3। अब जीरो फ्रैक्शन है नीचे का वो 3 है, मतलब दोनों ही 3 है तो ऊपर के ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर्स, तो दैट इज वाई 24 प्लस n टोटल अपॉन 3 विल बी इक्वल टू n प्लस 8 अपॉन 2। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। अब 6 से क्यों कर रहे हैं, 6 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 और 2 का जो मल्टी एलसीएम है वो 6 है। ठीक है, ऊपर देखा भी हमने। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 कट हो जाएगा 6 से, यहाँ पे 2 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 24 प्लस एन विल बी इक्वल टू 3 इंटू एन प्लस 8। ये क्या होगा, 2 जा 2 12 जा 24 जा 48 प्लस 2n विल बी इक्वल टू 3n प्लस 24। अब इसको इस साइड लेके जाओ और इसको इस साइड लेके जाओ तो n विल बी इक्वल टू 48 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 24। तो मीरा की जो एज थे 2002 में वो 24 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था कि मीनू की जो एज है वो 1/3 है मीरा से 2002 में। तो क्या करेंगे, 1/3 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे 24, तो कितना आएगा 8। अब कौन से ईयर की बात हमने कैलकुलेशन में ली थी, 2002। तो 2002 में ये 8 साल और घटा दो तो कितना आता है 1994। तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 8 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। वो 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स, वो जो बैडमिंटन के रैकेट्स होते हैं, है ना, चिड़िया लोग बोलते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ लोग कैप्स भी बोलते हैं ऐसे। सो वो जो बॉल्स होते हैं, ठीक है, तो रैकेट जो कि बैडमिंटन को खेलते हैं उससे, और बॉल्स जो कि सपोज टेनिस मान लो, है ना, टेबल टेनिस वगैरह कुछ, विंबलडन वगैरह, तो वो मतलब खेलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या दिया है कि राकेश ने 1300 खर्चे और राजेश ने 1500। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स बॉल डज, जितने बॉल की कीमत है उससे 3 गुना रैकेट की कीमत है। तो बॉल की कीमत मान लेते हैं बी है, और रैकेट, रॉकेट यहाँ पे लिख दिया, टाइपिंग है, टाइपो है, तो रैकेट विल बी इक्वल टू 3b। क्यों क्यों यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ बॉल, सो अगेन 10 balls इक्वल टू 10b, और 10 रैकेट्स विल बी इक्वल टू 30b। 3 से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल जो है वो 10b प्लस 30b होगा, यानी कि 40b। और 40b क्या है, ये दोनों के एडिशन कर लो, ये वाला जो है 1500 प्लस
1300, डेल विल बी इक्वल टू 2800। ठीक है, तो बी क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो, 40 बी इक्वल टू 2800, तो बी विल बी इक्वल टू 2800 अपॉन 40, ये क्या आता है 70। तो कॉस्ट ऑफ रॉकेट विल बी इक्वल टू 3b, बी की कीमत है 70, तो 3 टाइम्स बॉल है ना रैकेट की कीमत, तो 3b विल बी इक्वल टू 3 इंटू 70 विल बी इक्वल टू 210, तो दैट इज वाई सी विल बी आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ कॉन्फ्रेंस, ये भी एक लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है, क्वांट में मत इसको जोड़ना। ठीक है, तो इसमें दिया है कि टोटल 100 लोग हैं, है ना, उसमें से 70 इंडियंस हैं, जो 60% जो लोग हैं ना टोटल, वो वेजिटेरियन है, बाकी के मतलब, तो ऑफ कोर्स समझने वाली बात है कि बाकी के नॉन वेज रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि 100 लोग हैं, 100 में से 70 इंडियंस हैं और 60 हैं वो वेजिटेरियन है। इसमें क्या दिया है, एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, है ना, तो 100 पार्टिसिपेंट है, 70 इंडियंस है, 60 जो है वो वेजिटेरियन है, यानी कि 40 नॉन वेजिटेरियन है। तो सपोज 40 को 40 इंडियंस नॉन वेज खा रहे हैं, ठीक है, चार जो जितने भी नॉन वेज वाले हैं वो सारे इंडियंस हैं सपोज। ठीक है, तो बच्चे कितने, 70 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 30। हाँ, तो यही तो दिया है यहाँ पे कि एटलीस्ट 30 इंडियंस विल बी देयर हु आर वेजिटेरियन। ठीक है, 40 ही है नॉन वेज वाले। ठीक है, तो बचे तो 30 तो बच गया ना वैसे भी, तो दैट इज वाई ए विल बी करेक्ट। फिर एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, अब ये कैसे दिया है, यहाँ पे जैसे दिया था कि 70 इंडियंस हैं और 60 जो है वो भी वेजिटेरियन है। ठीक है, यानी कि सपोज मान लेते हैं कि सारे के सारे जो वेजिटेरियंस है वो इंडियंस हैं। ठीक है, तो भी बचे कितना, 70 माइनस 60 ही वेजिटेरियंस थे, तो बचे 10, तो एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो 1 and 2 both करेक्ट, तो दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया है लो इन आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के। ठीक है, मोस्ट लॉजिकल और रैशनल इन्फ्रेंस पूछा है, तो यहाँ पे यदि हम पूरे देखें तो यहाँ पे दिया है एड्रेसिंग सिक्योरिटी, आईओटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंज आर डॉन्टिंग, तो यानी कि थ्रेट भी है ना, और एक्सपेंड भी होने चाह रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस में देख ले तो यही दिख रहा है कि एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज ह्यूज थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सम आईओटी डिवाइसेस, तो यानी कि यही है कि सिक्योरिटी चैलेंज आर डॉन्टिंग, है ना, वो काफी डराने वाले हैं टाइप्स, तो दैट इज वाई डी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, बिग डाटा के बारे में दिया है कि तो मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल क्रोनोलॉजी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि ग्लोबल जो ट्रेड निगोशिएशंस होते हैं वो अटेम्प्ट है कि डिजिटल एरिया में कॉलोनाइज कर लिया जाए, है ना, संप्रभुतावाद टाइप्स, जो कि कॉलोनी थी, है ना, कॉलोनी बना लेना अपना गुलाम टाइप्स, तो वो डिजिटल ना करें, तो इसके लिए बिग डाटा फ्रीली एंड कलेक्टेड है माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड उसको डिजिटल इंटेलिजेंस के रूप में यूज किया जाता है डेवलप कंट्रीज में, एंड उससे वो डिफरेंट सेक्टर्स को कंट्रोल करने लग जाते हैं, मोनोपोली रेंट्स वसूलने लगते हैं। मोनोपोली क्या होती है ना, कि एक पर्टिकुलर चीज में सिर्फ आप ही प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका ही जो चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ है ना, तो ये एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, और दैट इज वाई, है ना, इंडिया को केयरफुल रहना चाहिए इस सब बातों में। पहले वाले में जैसे दिया ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइंस द सोशो इकोनॉमिक, ये क्या ही मतलब सीन, काफी निगेटिव्स है वैसे भी। तो इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सचेंज फॉर बिग डाटा। अब ये तो वही बात हो गई कि सामने वाला चोरी कर रहा है, हम भी चोरी कर देंगे, है ना, तो ये तो ऑब्वियसली नॉट, तो ये भी इनकरेक्ट है। द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। अब इसको मॉनेटरी टर्म्स में कहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है, तो और वैल्यू कहाँ से लॉस हो रहा है यहाँ पे, मतलब दे आर जस्ट इंश्योरिंग कि आप उनका सामान खरीदो, आप उनके हिसाब से चलो, आप सिर्फ उन्हीं का ही खरीद पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लॉस कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है ये नहीं बता रहा है यहाँ पे, तो डी विल बी इनकरेक्ट। फिर यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेफिनेटली implied by the above passage, big data is the key resource in the digital space, यही तो दिया है, बिग डाटा इज अ फ्रीली
collected or mined, okay, and it's a digital area in an attempt to preemptively colonize it. तो that is why ये will be correct. बिग इकोनॉमिक्स क्रिएट बिग डाटा नहीं, मतलब मैं भी खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं भी इंफॉर्मेशन लेके बैठ जाऊँ तो, है ना? तो ये भी इनकरेक्ट है. एक्सेस टू बिग डाटा इज द प्रेरोगेटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. अब किसी का वो राइट थोड़ी है, सोल बर्थ बेस्ड राइट थोड़ी है कि मैं ही करूंगा तो करूंगा, है ना? जिसको आता है वो करेगा. तो ये भी इनकरेक्ट है. लॉजिकल भी देखो आप इसमें. ठीक है. एक्सेस टू एंड पोजीशन ऑफ बिग डाटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. इनका वो निगेटिव एक प्रकार का ये है ना? पॉजिटिव उन पे कुछ मेडल नहीं मिल रहा उनको कि दैट इज लाइक उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, उनकी अच्छाई हो गई कुछ. तो ये भी इनकरेक्ट है. ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये पूरे पैसेज को पढ़ा हुआ है मैंने. आप पहले एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं. ठीक है. कोई भी पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है, फिर बाद में आंसर पे आना है. फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट. द ये रूरल पुअर के बारे में बात की गई है. ठीक है. तो यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल कोरोनरी. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे दिया है कि हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स, एज many as 2 billion people worldwide depend on them for their food and livelihood. ठीक है. स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 41% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी. ठीक है. तो यानी कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 41% प्रोड्यूस कर रहे हैं और लगभग लगभग 2 बिलियन लोग हैं. पॉपुलेशन ही कितनी है ना? 7 बिलियन, 11 बिलियन जो भी है ना? 7 बिलियन टाइप्स जो पहले थी, अभी तो बढ़ गई है काफी. खैर, सो जो भी है, तो हमें उनको सपोर्ट करना होगा. ठीक है. तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्लान बना रहे हैं वो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. पर हमें उसके साथ साथ लोगों को भी इंश्योर करना है कि लोग भी जुड़े रहे उससे. ठीक है. तो वो भी एक स्टेक होल्डर हैं, उन पे भी ध्यान देना है. तो यही इस पैसेज में बताया गया. पुअर कंट्रीज हैव लिटिल रोल टू प्ले इन मिटिगेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. वही मतलब सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, है ना? द लाइक जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट है वहीं पे तो ग्लोबल वार्मिंग कम है, और वही तो रियल वे में सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, है ना? मिटिगेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उससे. तो ये तो उल्टा दे दिया. ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, इंडिया विल नॉट हैव फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन द फोर्सेबल फ्यूचर. क्या पता है हो जाए, कोई स्टेटस थोड़ी दे, है ना? तो या नहीं भी हो, क्या पता फूड सिक्योरिटी को पूरा सबको ही फूड सिक्योरिटी हम ही दे दें, है ना? तो सी विल बी इनकरेक्ट. कुछ नहीं दिया इसके बारे में. ओनली स्मॉल फूड होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी. अब ये भी नहीं है, बिकॉज दे लाइक दे कंट्रीब्यूट अबाउट 41%. तो बाकी ये 59% तो लार्ज होल्डर करते होंगे ना कंट्रीब्यूट. ठीक है. तो ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स कैसे हो गए? तो दैट इज वाई ए विल बी करेक्ट. फिर द above passage implies that there is a potential problem of food insecurity in India. कि क्या दिया है? Farmers, frontline farmers can no longer rely on historical averages of rainfall and temperature and the more frequent and extreme weather events. अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब डिजास्टर ही तो फैला रहे हैं, है ना? ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज. तो ये सब डिजास्टर फैला रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है. ठीक है. तो दैट इज वाई देयर इज अ इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है. ठीक है. तो ये करेक्ट होगा. इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज. ये यहाँ पे दिया तो था कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और ड्रॉट्स और फ्लड्स आ रहे हैं, तो वो डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट सी लेवल राइज और मेल्टिंग ग्लाशियर्स भी एक अलग ही वो लेके आ रहे हैं इम्पैक्ट वाटर सप्लाई पे. तो वाटर सप्लाई पे इम्पैक्ट होगा तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम होगा, है ना? ठीक है. तो ये भी है. तो सी विल बी करेक्ट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज. तो यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट एंड कंपनीज नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज. एजम्पशन पूछा है यहाँ पे. देख ले यहाँ पे. एक चेंजिंग क्लाइमेट एंड द इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स हाउ आर रिलक्टेंट टू डील विद इट could have a big impact on investors returns. यही तो दिया है यहाँ पे कि need to be adequate prepared to face the climate change. और ये ignoring climate change is a huge risk for investors. दोनों ही इसलिए ऐसे निकल के सामने आ रहा है. Investor returns, है ना, and efforts of governments however reluctant. कितना भी मनमानी कर ले खींच तान के कि नहीं नहीं मैं तो मतलब नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा, करना तो उनको पड़ेगा, क्योंकि इससे इन्वेस्टर रिटर्न्स पे काफी नुकसान पहुंच सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है एक तरीके का. ठीक है. यहाँ पे फ्यूल विल फेस हायर टैक्सेस एंड रेगुलेटरी बर्डन्स एंड ऑल. तो
भी दोनों ही सही है। फिर यहाँ पे दिया है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज इन फ्यूचर। अब यहाँ पे विल नहीं है, कैन है ना, हो सकता है। कैन पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, विल एक भविष्यवाणी बताता है कि होगा ही होगा, है ना। सो दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। सो सी विल बी करेक्ट आंसर हियर। फिर यहाँ पे ये वाला, access to schooling for those coming of school age is close to universal, but access to quality exhibits a sharp gradient with socio-economic status. ये भी assumption पूछा हुआ है, ठीक है। Therefore, resistance sometimes is justified. तो यहाँ पे दिया है कि making equality of opportunities a reality is the fundamental goal of the Indian education system. यहाँ पे जैसे दिया है quota for weaker section in private schools is a provision introduced, है ना। तो इन्होंने डिबेट को स्टार्ट करा, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन इक्विटी लानी चाहिए, तो ये दे नहीं रहा और ये फंडामेंटल गोल दर्शा भी नहीं रहा, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के लिए यू जस्ट डोंट नीड वन टाइप ऑफ थिंग, राइट। तो एक ये भी है, तो दैट इज वाई दिस विल बी इनकरेक्ट। फिर द प्रेजेंट इंडियन स्कूल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड इगैलिटेरियन एजुकेशन। यही तो है सीन कि डाटा इज एक्सकेप्ट बाय एंड लार्ज। The idea of egalitarian education system with equality of opportunity as its primary goal appears to be outside the space. इसको ध्यान दो आप, outside the space that private school principals inhabit उनकी आदतें पड़ चुकी हैं, वो outside the space है, वो नहीं आ नहीं पाएगा, ठीक है। और इसके लिए इम्पोजिशन करने पे ये रेजिस्टेंस भी सामने आया है और कभी कभी ये लोगों ने जस्टिफाई भी करा है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इट इज अनेबल टू प्रोवाइड। फिर एबोलिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर गवर्नमेंट स्कूल इज द ओनली वे टू, ये तो काफी रेडिकल आइडिया हो गया, है ना। ये तो संभव ही नहीं है। ये करना था तो हम वो कोटा ही क्यों लेके आते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट में, वही तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो ये सही है, सो बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे टीबी पेशेंट की बात की गई है ना, कि मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज पूछा है यहाँ पे। टीबी इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज इन इंडियन सर्कमस्टांसेस। इतने तो स्कीम्स पढ़ रहे हैं, जीएस में भी आपने पढ़ा ही होगा कि चल रहा है, मतलब, है ना, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये नहीं दिया है कि टीबी इज नॉट क्यूरेबल, है ना, काफी लोगों के सही होते हैं, प्योर लैक न्यूट्रिएंट्स एंड सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो लैक करते हैं, थोड़े खराब भी होते हैं, खराब क्वालिटी के भी होते हैं, है ना, और मिलते भी नहीं है अच्छे वाले। तो प्रिवेंशन तो थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके क्यूरेबल नहीं है ये इंडियन सर्कमस्टांसेस में। फिर क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अब देखो यहीं पे ए और बी भी इन्फ्लिक्ट ही कर रहा था एक दूसरे को, ठीक है। ये बोल रहा है क्यूरेबल नहीं है, ये बोल रहा है कि, है ना। तो इंडियन सर्कमस्टांसेस में पूछा था, वैसे अलग बात है। क्यूरिंग टीबी रिक्वायर्स मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जैसे दिया है कि द ट्रूथ इज दैट इवन इफ टीबी डज नॉट किल देम द हंगर एंड पॉवर्टी विल। तो यही है कि दैट रिक्वायर्स मोर देन मेडिकल एंड डायग्नोसिस, तो हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह पैदा कर उनको देना है, ठीक है। अनदर ट्रूथ इज दैट डीप सीटेड स्टिग्मा, लैक ऑफ काउंसलिंग, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, lack of adequate support from providers and family coupled with torture side effects उनको डिमोटिवेट करके रखती है कि, और फिर हेल्थ खराब हो जाता है स्ट्रेस वगैरह में, ठीक है। तो ये सही है। फिर यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट सर्विलांस मैकेनिज्म इज डिफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैव नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट। अब ये तो नहीं दिया है यहाँ पे कुछ, है ना। इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस लाइक टीबी ओनली व्हेन इट्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। ये भी ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, है ना। एजम्पशन देता तो हम मान सकते थे इनमें से कुछ। सो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट। अब ये आते हैं इस पे वापस। एक 5 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 5। इसमें 4 अलग अलग कलर से पेंट किया गया है। ओनली वन कलर इज यूज टू पेंट द फ्लोर। फ्लोर को पेंट करने में एक कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये दिया है कि द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि ये सपोज किसी और से किया है, ये किसी और से किया है, ये किसी और से किया है। द सेकेंड एंड फोर्थ आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, यानी कि सेकेंड, ये वाला सेकेंड और ये वाला फोर्थ।
द फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड, ये तो लगा भी दिया मैंने रेड रेड। ठीक है, तो ये बताना है कि टू कॉन्सिक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट थ्री सही है, सिर्फ ओनली थ्री इज सफिशियंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि चार कलर्स यूज हुए हैं, और तीसरा यहाँ पे बोल रहा है कि पहले और पांचवें माले पे रेड इस्तेमाल हुआ है, तो यानी कि इसके सेम इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एक कलर इस्तेमाल हो गया, बचा कितना? तीन कलर, तो तीन कलर इसमें इस्तेमाल होंगे, इसके लिए कॉन्सिक्यूटिव में अलग अलग कर्ज होंगे इसमें। ठीक है, दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पी क्यू आर आर थ्री टाउन्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 किलोमीटर, वेयर इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80 किलोमीटर। क्यू जो है वो पी के वेस्ट में है ना, सपोज यहाँ पे पी है तो वेस्ट में क्यू है, एंड आर है वो साउथ है, किसके? पी से, यानी कि पी से साउथ में आर है, और डिस्टेंस दिया हुआ है ना, पी क्यू का 60 है, इसका 60 है ये वाला, है ना, और ये वाला 80 है, ये वाला। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटा है, पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, नॉट टू स्केल, है ना, वो फीचर वाले, तो इसके लिए तो ये तो यहाँ तक भी फैल सकता था ऐसे, पर ठीक है, कोई नहीं। अब ये इसको देख के क्या लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि साइड समीशन ऑफ साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ पे आए, या फिर यहाँ पे आए। एक जीएस का आप एनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो कि उन लोगों ने, यूके वालों ने टैक्स लगाया था कि नॉर्थ अमेरिका से तुम पहले लंदन जाओ, लंदन से टैक्स कटाओ, फिर नीचे आओ अफ्रीका में। ठीक है, तो वो सही रहता है, या फिर अमेरिका से सीधे अफ्रीका जाते वो सही रहता? सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये इसका स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर क्या है? 6400, एंड 60 स्क्वायर क्या है? 6 × 6 3600। ठीक है, अब दोनों को ऐड करोगे तो 10,000 आता है, लेकिन 10,000 को हम 100 × 100 कर सकते हैं, सो 100 का स्क्वायर, तो डेट इज वाई ये जो है वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 31st। यहाँ पे दिया है कि जो मेंबर्स हैं क्लब के वो मुंबई गए और एक होटल में रहे। ठीक है, और पहले दिन 80% लोग शॉपिंग के लिए गए, खरीदने वरीदने, और भी 50% लोग देखने गए, घूमने गए, घूमने फिरने। ठीक है, 50%। 10% ने आराम फरमाया, 10% ने आराम फरमाया फरमाया यानी कि 90% लोग बाहर थे, या तो वो शॉपिंग कर रहे हैं या साइट सीइंग कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा एबव डाटा सही है? 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। अब ये तो सही है ना, दैट इज बिकॉज 80% शॉपिंग हो गया, 20% नहीं गए, है ना, 80% शॉपिंग हो गया यानी कि 20% शॉपिंग को नहीं गए, है ना, और 50% साइट सीइंग हो गया यानी कि 50% साइट सीइंग को भी नहीं गए, है ना। यहाँ पे 10% ने रेस्ट लिया, 90% ने रेस्ट नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 80 - 50 कर देंगे। 50 क्यों? क्योंकि ये जो 50% नहीं गए ना, और 50% गए, तो वो शॉपिंग के लिए गए, है ना, तो बाकी का क्या? 30%, तो 30% वो सिर्फ शॉपिंग के लिए गए, है ना, तो ये हो गया। फिर इसका 40% मेंबर्स फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। अब 10% ने रेस्ट लिया यानी कि 90% ने रेस्ट नहीं लिया। ठीक है, ये लोग बाहर थे। दूसरे वाले यानी कि इससे साइट सीइंग 50% लोग कर रहे थे। ठीक है, तो बाकी के 40% है वो क्या कर रहे थे ना, 50% गए नहीं, 50% साइट सीइंग कर रहे थे, तो और दिया हुआ है, तो 40% थे वो शॉपिंग के लिए भी गए और साइट सीइंग के लिए भी गए। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। फिर 20% मेंट ओनली फॉर शॉपिंग, नहीं नहीं, यहाँ पे तो दिखा दिया ना कि 80% ये है, 50% साइट सीइंग के लिए गए। ठीक है, तो 50% नहीं गए, तो 80 माइनस ये वाला 80 - 50, तो ये 30% होगा। तो यदि यहाँ पे 20% ना होके यहाँ पे 30% होता ना, तो फिर ये भी सही कर सकते थे, पर यहाँ पे चूंकि 20% है, तो डेट इज वाई ए विल बी करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होगा। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन
एक स्कूल में 60% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। एक स्टूडेंट जो कि क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलती है जो भी। एवरी फुटबॉल प्लेयर हैज गॉट अ टू व्हीलर। हर फुटबॉल प्लेयर के पास दो व्हीलर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैनॉट बी ड्रॉन। क्या इसमें से कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। 60% ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव टू व्हीलर्स। अब ये नहीं दिया ना कि क्रिकेटर्स के पास टू व्हीलर्स है कि नहीं है ना। सिर्फ ये दिया है कि 40% जो क्रिकेट फुटबॉल मतलब फुटबॉल खेलते हैं। इनफैक्ट 40% में नहीं दिया है। हमने तो इससे निकाला कि 60% क्रिकेट खेलते हैं और जो नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं। तो इससे हमने निकाला। ठीक है। तो ये 40% जो है ना वो उनके पास है कि नहीं है ये नहीं बताया। बस ये बताया कि ये फुटबॉल वालों के पास है। ठीक है। तो ये भी निगेट हो जाएगा मतलब आंसर में आ जाएगा अपने। नो क्रिकेटर हैज अ टू व्हीलर। अगेन भाई फर्स्ट वाली बात नहीं बताया कुछ। इसको भी निगेट कर देंगे। इसको भी नहीं पता कर सकते। क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये भी नहीं दिया है। क्या पता क्रिकेट प्लेयर खेलते हो फुटबॉल है ना। तो ये भी नहीं निकाल सकते। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ टू डिजिट नेचुरल नंबर्स टू अ नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट 4:7। दो डिजिट का नंबर है तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं। तो पहले तो डिजिट को ए बी लेते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा 10a+b। 10a क्यों क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है ना। ठीक है। जो भी होगा इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको प्लस ले लेंगे जो भी है एडिशन में। तो 10a+b होगा। सेकंड में रिवर्स हो रहा है यानी कि 10b+a होगा। दिया क्या हुआ है कि हम यहाँ पे रेशियो निकाल रहे हैं 4:7 आ रहा है। तो 10a+b अपॉन 10b+a विल बी इक्वल टू 4/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है ऊपर का ऐसे और ये वाला ऐसे। सपोज ये बीच में इक्वल टू का साइन है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 आएगा तो यहाँ पे 70a+70b हो जाएगा। और इधर 10b आएगा तो 40b+4a आ जाएगा। ठीक है। अब इसको लेके जाओ यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। ठीक है। तो 70a विल बी इक्वल टू 66a विल बी इक्वल टू 33b। तो यानी कि a अपॉन b क्या होगा 33/66 विल बी इक्वल टू 1/2 है ना। तो ऐसे 1/2 मतलब पर्टिकुलर है। तो अब हमें ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 12 और 21 मतलब अपोजिट भी हो है ना। तो ये भी चाहिए अपने को। तो 12 21 फिर 24 42 फिर 36 63 फिर 48 84। तो ऐसे चार नंबर्स पॉसिबल है। दैट इज वाई बी विल बी आंसर। एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम में ए ने 20 मार्क्स ज्यादा निकाले बी से। फिर बी ने 5% कम निकाले ए से। तो बी ने कितना स्कोर करा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दिया है कि जो 20 मार्क्स है ना वो 5% है ना। 5% विल बी इक्वल टू 20%। यही डायरेक्ट कोरिलेशन है यहाँ पर। तो यानी कि 10% क्या होगा इसका डबल 40। 100% क्या होगा 40 × 10 100 400। तो 400 है वो ए के मार्क्स है। 100% ए के मार्क्स है। ठीक है। तो बी के क्या है उससे 20 माइनस है। तो यानी कि 400 - 20 विल बी इक्वल टू 380। तो यहाँ पे 380 विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता एंड गीता गो फॉर स्विमिंग आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 एंड एवरी 3 डेज रिस्पेक्टिवली। पहले जैन को ये लोग साथ में गए स्विम करने के लिए तो अगली बार कब जाएंगे। अब इट्स अ ट्रैप। यहाँ पे ये नहीं दिया कि आफ्टर 2 days आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days। यानी कि एक दिन में गया फिर एक दिन में गया फिर 2 दिन गैप ले लिया फिर तीसरे दिन गया है ना। या फिर एक दिन में गया और फिर 1 2 3 गैप ले लिया फिर गया। तो यानी कि ये जो है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है एक। ठीक है। तो 2 की जगह पे ना 3 हो जा रहा है। 3 दिन हो जा रहा है और 3 की जगह पे कितना हो जाएगा फिर 4 दिन हो जाएगा। तो डेट इज वाई तो चौथे और पांच तीसरे और चौथे दिन जाएंगे ये लोग साथ में। अब इसका 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो। 3 और 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे 3 होगा यहाँ पे 2 होगा है ना।
हम इसको वापस यहाँ पे 2 लेके आएंगे, 2 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 3 करेंगे, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यानी कि 12 इज द एलसीएम। तो यानी कि 12 दिन बाद ये लोग जाएंगे। पहले कितने गए, 1 तारीख को, आज के बाद 12वें दिन, यानी कि फर्स्ट प्लस 12 विल बी इक्वल टू 13th जनवरी। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है एक्स वाई एंड जेड आर 3 कंटेस्टेंट्स इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की यहाँ पे रेस चल रही है, ये लोग कंटेस्टेंट्स हैं। तो सारे के सारे यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ते हैं। एक्स ने वाई को 40 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, है ना, मतलब वाई से 40 मीटर पहले जाके खड़ा हुआ बंदा पीछे, ठीक है। एंड एक्स ने जेड को 64 का दिया था, यानी कि एक्स और जेड इसमें 64 है, तो यानी कि ये 40 है, ये 64 है, तो ये ऑब्वियसली 24 होगा, ठीक है। तो if y and z were to compete in a race of 1000 meter, how many meters start will y give to z? अब यहीं पे 25 24 दिखना चाहिए था, पर वैसे है नहीं सीन, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा होता भी नहीं है, सबके अलग अलग है। तो y जो है वो लीड कर रहा है 960 मीटर पे, किससे, x से। जब x 0 से चला तो y ऑलरेडी 40 पे था, ठीक है। तो y का क्या होगा पोजीशन, 64 माइनस 40, ये क्यों, ये टोटल 64 है और ये -40, तो यानी कि ये 24 आएगा। तो 24/960, 960 क्यों, क्योंकि इसको 960 मीटर ही जाना है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 क्यों, क्योंकि ये 1000 टोटल डिस्टेंस है, विल बी इक्वल टू, वैसे ये 24 4 जा 96 होता था, है ना। तो 1/40 इंटू 1000, तो कट करो, और 100/4 विल बी इक्वल टू 25। तो हाउ वाई विल गिव ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर्स टू जेड, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि सिंपल सा, वो इंग्लिश में छोड़ो, सिंपल सा समझो। यहाँ पे दिया है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी कि एक्स की वैल्यू 25 या 25 से ज्यादा है, ठीक है, सब 25 या 25 से ज्यादा है ना, और वाई की वैल्यू 40 या 40 से कम है। तो इसमें से बताओ कौन सा सही है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स 25 तक जा सकता है जबकि वाई 40 तक जा सकता है, यानी कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इवन 40 माइनस 25 किया तो 15 आता है, जो कि 15 से बड़ा तो नहीं है, बराबर ही है। और उसके नीचे कर दिया तो 14 फिर 13 ऐसे करके नीचे जाएगा। फिर y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 40 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 15 एंड लेस, सो ट्रू, है ना। तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। ये इसी का एक्चुअली अपोजिट है, तो एक वैसे भी ले सकते थे, बी सी ऑप्शन, बी सी में ऑप्शन, ठीक है। एंड एक्स प्लस वाई कैन बी 1 + 1 ऑल्सो, राइट, जो 26 + 1 ऑल्सो, है ना, 1 + 1 नहीं, 26 + 1 ऑल्सो, तो 27 भी हो सकता है। किसने बोला कि 65 ही होगा, है ना, ये तो मैक्सिमम वैल्यूज है ना 40 और 25 की, तो डेट इज वाई ये भी इनकरेक्ट होगा। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एना Anna was born 4 years after her parents' marriage. Her mother is 3 years younger than her father and 24 years older than Anna, who is 13 years old. At what age Anna's father get married? आज की एना की एज कितनी है, 13 साल। फिर मम्मी की एज कितनी होगी एना की, क्यों, क्योंकि 24 साल बड़ी है उसकी मम्मी एना से, तो 13 + 24 कर लो तो 37 आ जाता है। फिर अभी उसके पापा की उम्र क्या है, 37 + 3 विल बी इक्वल टू 40। ये क्यों, क्योंकि जो एना की मम्मी है वो उसके पापा से 3 साल छोटी है, तो डेट इज बाय 3 साल ऐड कर देंगे एना के एज में, एना के मदर के एज में, तो एना की फादर की एज आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू 40। अब एना पहले ही लाइन में दिया है कि 4 साल बाद पैदा हुई, ठीक है। तो ये पूछा है कि कब उसके पापा की मैरिज हुई थी, तो दे वर मैरिड एट 13 + 4 ईयर्स को। क्यों, क्योंकि एना अभी 13 ईयर्स की है और
4 साल शादी के बाद उसको पैदा हुई, तो यानी कि हमें शादी की डेट पता करनी है एक तरीके से, है ना। तो 13 + 4 विल बी इक्वल टू 17 ईयर्स अगो। आज के एना के फादर की उम्र 40 है, तो आज से 17 साल पहले क्या होगी, 40 - 17, तो ये हो जाएगा 23 ईयर्स। तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर अगेन यही सारे क्वेश्चंस हैं। राकेश के पास 8 मोबाइल्स खरीदने के पैसे थे, लेकिन रिटेलर ने काफी अच्छा डिस्काउंट दे दिया, तो उसने वो 10 खरीद लिए, या फिर 10 वो खरीद सकता था उससे। तो उसे कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ था? सिंपल सी बात है, डिस्काउंट विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। राकेश ने 10 मोबाइल खरीदे 80 की जगह पे 80 रुपए में, तो मानो 100 रुपए में लेने थे, 80 में ही मिल गया उसे, तो वो 10 मोबाइल खरीद सकता था। तो यानी कि डिस्काउंट कितना होगा, 2 का, 10 - 2 का। और इसको यदि हम 10 को 100 कर दे और 8 को 80 कर दे, तो ये 20 हो जाता है। तो यही तो बात है, 20% विल बी राइट आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये दिया है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। बाद में पता चला 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स निकाले पहले एवरेज, वो 40 आया, पर बाद में पता चला ना कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 53 था, 53, लेकिन उसको गलती से पढ़ लिया था 83। ठीक है, चश्मे वश्मे का नंबर खराब हो गया होगा, है ना, या फिर खुद को, ठीक है जो भी है, तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उसको टेलर मिस्टेक्स कर दिया सपोज, है ना। 83 लिखना था, मैंने यहाँ पे 53 लिख दिया, है ना, कैलकुलेशन में हो जाती है। सो जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट वेर 53, जो कि 83 पढ़ ली गई। इसका हम क्या कर देंगे, इसको हम पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आते हैं, 40 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 4000। अब 53 मार्क्स है, तो 53 मार्क्स को ऐड करना है और 83 को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो 4000 में 83 को सब्ट्रैक्ट कर दो और 53 को ऐड कर दो, यानी कि क्या, इसको सब्ट्रैक्ट और इसको ही ऐड कर दोगे तो -30 आता है। तो 4000 में 30 को डिवाइड माइनस करो और उसको 100 से डिवाइड करो, यानी कि 3970 विल बी इक्वल टू डिवाइडेबल बाई 100। ये क्या होगा, एक जीरो कैंसिल करो, है ना, और दूसरे जीरो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे लेके आओ, तो डेट इज वाई 39.7। तो 39.7 इज द करेक्टेड मीन मार्क्स, ठीक है। सो बी विल बी करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।